So in the previous video we have discussed the role of tumors, how tumors form, TNM staging. So this is the lecture जो कि हमारा आगे से ही शुरू हो रहा है, in which we are going to study anchorage, cell density, chemical growth factors affect cell division. बेसिकली हम क्या देख रहे हैं, कौन कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं, कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि हमारी सेल डिवीज़न को अफेक्ट करती हैं. बिकॉज वी हैव ऑलरेडी सीन कि हमारे पास जो कैंसर है वो ऐसे सेल हैं जिसमें सेल डिवीज़न का जो प्रोसेस है उसी के अंदर जो है डिफरेंस आता है, क्योंकि सेल डिवीज़न जो है वो अब नॉर्मल ग्रोथ ऑफ सेल्स को फैसिलिटेट करती है ड्यू टू नंबर ऑफ मल्टीपल म्यूटेशंस. ठीक है, जिसकी वजह से जो सेल्स बनते हैं वो बहुत ज़्यादा उनकी प्रोलिफरेशन हो जाती है, बहुत ज़्यादा डिवीज़न हो जाती है. ठीक है, सो अगर हम देखें नॉर्मली हमारे पास लेबॉर्ट्री कल्चर में नॉर्मल सेल्स डिवाइड करते हैं तब जब वो अटैच होते हैं किसी सरफेस के साथ. इट मीन्स दे आर एनकरेज डिपेंडेंट. एनकरेज मीन्स कि वो अटैच होते हैं किसी सरफेस के साथ. एंकर मीन का किसी चीज़ के साथ अटैच होना, वो कोई भी सरफेस हो सकती है. जिस तरह से हम सेल को इमोबिलाइज करते हैं इसी तरह हम अटैच कर देते हैं किसी सरफेस के साथ. ओके, देन हमारे पास क्या आ जाता है, सेल कंटिन्यू डिवाइडिंग अंटिल दे टच वन अनदर. सेल जो हैं डिवाइड होते रहते हैं जब तक कि वो एक दूसरे को टच ना करें. डेंसिटी डिपेंडेंट इनहिबिशन क्या होती है? ठीक है, डेंसिटी की बेस पे सेल की डिवीज़न जो है स्टार्ट हो जाना. इनहिबिशन का मतलब क्या है? इनहिबिशन का मतलब है स्टॉप होना. सो ये स्टॉप किस बेस पे हो रहा है सेल के डिवीज़न का? डेंसिटी के बेस पे. डेंसिटी का मतलब क्या होता है कि मैस बाय वॉल्यूम, कि कितने एरिया में कितना मैस है उसकी बेस पे जो है स्टॉप होनी है डिवीज़न. फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट स्टेप इज़ सेल्स एंकर टू डिश सरफेस एंड डिवाइड. ये कोई भी सरफेस है डिश की, ठीक है, सेल यहाँ पे एंकर हुए हैं, यहाँ पे अटैच हुए हैं, फिक्स हुए हैं और इन्होंने क्या किया, डिवाइड करना शुरू कर दिया. When cells have formed a complete single layer, they stop dividing. जब एक पूरी उसने एक लेयर बना दी है, एक पूरी लेयर, तो वो स्टॉप कर देगा डिवाइडिंग. बिकॉज ऑफ विच मैकेनिज्म? डेंसिटी डिपेंडेंट इनहिबिशन के वहाँ पे डेंसिटी हो गई है, एक स्पेसिफिक वॉल्यूम में एक लेयर बन गई है. ठीक है, फिर आगे हम देखते हैं, इफ़ सम सेल्स आर स्क्रैप्ड अवे द रिमेनिंग सेल्स डिवाइड टू फिल द डिश. अगेन यही है हमारे पास कि अगर कुछ सेल जो हैं उनको हम स्क्रैप कर दें, मतलब हम उनको रिमूव कर दें कुछ सेल्स को, तो जो रिमेनिंग सेल्स रह जाएंगे वो उस दोबारा से ग्रो होना शुरू कर देंगे ताकि वो डिश को दोबारा से एक सिंगल लेयर उस पर बना दें और फिर डेंसिटी डिपेंडेंट इनहिबिशन का प्रोसेस होगा. देन अगर हम देखें कि ग्रोथ फैक्टर्स क्या होते हैं, ठीक है, ग्रोथ फैक्टर्स ऐसी प्रोटीन होती हैं डेट आर सिक्रेटेड बाय सेल्स. ठीक है, सेल्स जो होते हैं, जो सेल्स यहाँ पे ग्रो कर गए हैं, या फॉर एग्जांपल कोई भी सेल्स हमारी बॉडी के ऐसी प्रोटीन सिक्रेट करते हैं दैट स्टिमुलेट अदर सेल्स टू डिवाइड. ऐसी प्रोटीन उनकी प्रोटीन की ऐसी नेचर होती है कि वो सेल्स के डिवीज़न को फैसिलिटेट करते हैं, प्रमोट करते हैं, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा सेल ग्रो हों. अब जब हमारे पास एक सिंगल लेयर बन गई है तो सेल्स ने क्या कर दिया, स्टॉप डिवाइडिंग. ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, हम उनको एडिशनल सप्लाई अगर ग्रोथ फैक्टर्स की देते हैं. ग्रोथ फैक्टर्स क्या हैं? प्रोटीन्स हैं. ठीक है, तो हमारे पास अगर हम वो प्रोटीन इनको दे दें तो ये क्या करेंगे कि दोबारा से जो है वो डिवीज़न स्टार्ट कर देंगे और ये मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाएंगे. इवन अगर सिंगल लेयर बनी भी हुई है तो फिर वो और भी मल्टीप्लाई हो सकते हैं. सिंगल लेयर पे क्यों मल्टीप्लाई नहीं हो रहे थे? क्योंकि डेंसिटी डिपेंडेंट इनहिबिशन के मैकेनिज़्म की वजह से.
देन हमारे पास क्या है, ग्रोथ फैक्टर्स का अगर हम आगे देखें, ग्रोथ फैक्टर्स क्या करते हैं, बेसिकली किस तरह से वर्क करते हैं। ग्रोथ फैक्टर्स जो हैं वो बाइंड करते हैं स्पेसिफिक रिसेप्टर के साथ, स्पेसिफिक रिसेप्टर के साथ ये अटैच हो जाते हैं, ठीक है। ये स्पेसिफिक रिसेप्टर्स के साथ अटैच होंगे, कहाँ पे अटैच होंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन नज़र आ रही है, सेल के ऊपर जो है वो हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, देन सेमी परमेबल जो होती है, फिर सेल मेम्ब्रेन होती है। तो ग्रोथ फैक्टर्स जो हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर ये रिसेप्टर है, ठीक है, रिसेप्टर प्रोटीन है जो इसको इसके साथ ये ग्रोथ फैक्टर है, ठीक है। ये रिसेप्टर प्रोटीन थी और यहाँ पे आके ये ग्रोथ फैक्टर अटैच हो गया, यहाँ पे इसकी पोजीशन होगी स्पेसिफिक जो इसको सेंस कर लेगा कि हमारे पास ग्रोथ फैक्टर आया। जब ये सेंस कर लेगा तो सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे चलेगा, जो सिग्नल्स का प्रोसेस है कि एक सिग्नल दूसरे को जाएगा थ्रू रिले प्रोटीन्स। जो रिले प्रोटीन्स का फंक्शन क्या है कि मतलब एक सिग्नल से दूसरे सिग्नल में ट्रांसफ़र करते हुए इसने सेल के पास जो है वो मैसेज लेके जाना है। अब क्या होगा, ये रिले प्रोटीन्स जो हैं सेल साइकिल या कंट्रोल सिस्टम के पास आएंगी, ठीक है, और वहाँ पे G1 चेक पॉइंट इसको सेंस कर लेगा और जिसकी वजह से सेल्स की ग्रोथ जो है वो दोबारा से स्टार्ट हो जाएगी। अब अगर हम देखें कैंसर के केस में क्या होता है, कैंसर सेल्स है अब नॉर्मल सेल साइकिल उसका नॉर्मल नहीं होता, नॉर्मल जो डिवीजन है वो नहीं होनी। इसमें क्या होता है, डिवाइड एक्सेसिवली का मतलब है इन लार्ज अमाउंट, बहुत ज़्यादा अमाउंट में ये क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं और क्या बना लेते हैं, ट्यूमर्स बना लेते हैं, जिस तरह के आप यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है, ये एक ट्यूमर बन गया। अब एक एग्जांपल कैंसर की क्या है, हमारे पास ब्रेस्ट कैंसर है जिसमें मॉर्फोलॉजी जो है वो सेल की चेंज हो जाती है, जिस तरह के आप यहाँ पे देख सकते हैं सेल की मॉर्फोलॉजी बहुत ज़्यादा चेंज है। आगे हम देखते हैं ट्रेट्स ऑफ कैंसर, ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं, ऐसी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं जो हमें बताती हैं कि यहाँ पे कैंसर बन सकता है या कैंसर सेल्स हैं। अब कैंसर सेल्स की क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रो सिग्नल होते हैं, अगर कोई ग्रो सिग्नल है तो उसके इंडिपेंडेंट है फ्रॉम अदर सेल्स। लाइक ऑन्कोजीन्स हमारे पास आ जाती हैं, ठीक है, इसके अंदर होती हैं, जिसकी वजह से ऑन्कोजीन्स जो हैं वो ट्यूमर कॉजिंग जो जीन्स होती हैं, ठीक है, तो इन पे जो ग्रो सिग्नल्स हैं उनका इफेक्ट नहीं होता, इंडिपेंडेंट होते हैं। और इग्नोर स्टॉप सिग्नल, अगर हम कोई स्टॉप सिग्नल देंगे भी तो वो इग्नोर कर देंगे, ठीक है। जिस तरह के ट्यूमर सप्रेसर जीन्स जो होती हैं वो हमारे पास स्टॉप सिग्नल्स होते हैं, ठीक है, तो उसको भी जो है ये इग्नोर कर देती हैं। डिफेक्टिव कंट्रोल होता है, डैमेज हो जाता है इनका कंट्रोल सिस्टम, सो प्रॉब्लम जो है वो ठीक नहीं हो पाती। P53 जो है वो हमारे पास एक ट्यूमर सप्रेसर जीन है। देन आगे हम आ जाते हैं डायग्रामेटिकली, इसका अगर देख लें तो ट्यूमर सप्रेसर जीन है, ठीक है, फिर ट्यूमर सप्रेसर जीन से नॉर्मल ग्रोथ इनहिबिटिंग प्रोटीन बनेगी। ऐसी जीन है जो कि ऐसी प्रोटीन बनाएगी जो ट्यूमर को सप्रेस कर सकता है, तो ये ट्यूमर सप्रेसर मीन्स ट्यूमर को सप्रेस करेगी। ऐसी जीन, इसके अंदर जीन से वो प्रोडक्ट बनी है यानी प्रोटीन बनी है जो उसको सप्रेस कर सकती है, तो उसको सप्रेस अगर करेगी तो सेल डिवीज़न अंडर कंट्रोल आ जाएगी। और म्यूटेटेड अगर ट्यूमर सप्रेसर जीन हो जाए जिसमें म्यूटेशन आ जाए, जिस तरह कैंसर के केस में होता है कि जीन्स के अंदर म्यूटेशन आ जाती हैं, तो जो प्रोटीन बनेगी ऑब्वियसली जो जीन का प्रोडक्ट बनेगा वो भी क्या होगा, डिफेक्टिव होगा, नॉन फंक्शनिंग होगा और वो सेल डिवीज़न को कंट्रोल नहीं कर पाएगा, तो इसलिए बहुत ज़्यादा जो है सेल्स बन जाएंगे। दो हमने ट्रेस देखी कि ये स्टॉप सिग्नल्स को भी नहीं करते, कोई रिस्पॉन्ड ना ग्रो सिग्नल्स को करते हैं। थर्ड हमने ये पॉइंट देखना है कि इनके ट्रेट में आता है कि नो सेल सुसाइड, कोई सुसाइड नहीं होती, एपोप्टोसिस का प्रोसेस नहीं होता, और अगर ये प्रोसेस नहीं होगा तो फिर जो है वो सेल डैमेज भी नहीं हो सकता, डिस्ट्रॉय भी नहीं हो सकता। ट्रीटमेंट विद डैमेज सेल्स में नॉट वर्क क्योंकि सेल्स ने सुसाइड नहीं करना। नंबर 4, नो लिमिट टू सेल डिवीज़न, सेल डिवीज़न की कोई लिमिट नहीं होती बिकॉज टीलोमियर जो हैं वो रीबिल्ड हो जाते हैं एक्सोसोम्स पे, ठीक है, जो हमारे पास क्रोमोसोम्स होते हैं उनके एंड पे टीलोमियर्स प्रेजेंट होते हैं, तो वो रीबिल्ड हो जाते हैं उन एक्सोसोम्स टीलोमरेज की वजह से। न्यू ट्रीटमेंट हम क्या कर सकते हैं, न्यू ट्रीटमेंट टारगेट जो है वो अब टीलोमरेज हम यूज़ कर सकते हैं।
नेक्स्ट हमारे पास ट्रेड क्या है कैंसर सेल की, एंजियोजेनेसिस। एंजियोजेनेसिस क्या होती है, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड वेसल्स। हमने देखा था कि हमारे पास जो कैंसर सेल्स थे वो पूरी बॉडी में किस तरह से स्प्रेड कर रहे थे, एक ब्लड के थ्रू था और एक हमारे पास दूसरा ऑप्शन हमने देखा था कि लिम्फ के थ्रू होता है। तो अब जो एंजियोजेनेसिस क्या है कि अगर ब्लड उसको मिल गया, ब्लड वेसल्स मिल गई हैं, उसके सराउंड हैं, तो वो फॉर्मेशन जो है वो कैंसर सेल्स बहुत जल्दी अपने ये जो है ब्लड वेसल्स बना लेते हैं। अगर उनके सराउंडिंग में फॉर्मेशन हो गई है ब्लड वेसल्स की, तो इट मीन्स कि वहाँ पे एंजियोजेनेसिस का प्रोसेस हो गया। एंड सेकेंड इज़ मेटास्टेसिस, जिसमें क्या होता है कि कैंसर जो है अदर टिश्यूज़ में मूव कर जाते हैं, ठीक है। बिनाइन एक ऐसी चीज़ है, ऐसे कैंसर को हम कहेंगे डू नॉट मूव फ्रॉम ट्यूमर साइड। मेलिग्नेंट क्या है, जो हमारे पास इन्वेसिव सेल बन जाते हैं। तो ये दो डिफरेंट टाइप्स है कैंसर के, जिसमें अगर ट्यूमर मूव नहीं कर रहा तो वो बिनाइन है, और अगर वो मूव कर रहा है और दूसरे सेल्स को इन्वेड कर रहा है, दो तरीक़ों से, एक ब्लड है और एक लिम्फ सिस्टम है, तो उसमें उस जो ट्यूमर है उसको हम कहेंगे कि ये मेलिग्नेंट है या कैंसर मेलिग्नेंट है। अब डायग्रामेटिकली अगर हम देख लें तो मेलिग्नेंट ट्यूमर किस तरह से इन्वेड करते हैं अदर टिश्यूज़ को, और ये किल भी कर देते हैं इस तरह ऑर्गेनिज्म को। फॉर एग्ज़ाम्पल ये ट्यूमर है, ठीक है, और ये टिश्यूज़ हैं, ठीक है। अब ये ट्यूमर यहाँ पर आया है और ये लिम्फ वेसल्स हैं इसके सराउंड। ट्यूमर ने यहाँ पे क्या किया है, इन्वेड करना शुरू कर दिया है हमारे ग्लैंडुलर टिश्यू को, ठीक है। और यहाँ पे फिर इसने इन्वेड करते करते इसने क्या किया है कि हमारी जो ये लिम्फ वेसल है, लिम्फ वेसल को भी इसने इन्वेड करना शुरू कर दिया। तो इस प्रोसेस को हम क्या कह रहे हैं कि ये मेटास्टेसिस हो गई है, ठीक है। यहाँ से फिर लिम्फ के थ्रू ये दूसरे बॉडी पार्ट्स के पास भी जा सकता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हुआ है, ट्यूमर ग्रो किया है फ्रॉम सिंगल कैंसर सेल। एक कैंसर सेल था तो उससे ट्यूमर ग्रो किया है। फिर कैंसर सेल्स ने नेबरिंग जो उसके नियर बाय आसपास के टिश्यूज थे उनको इन्वेड किया और वो स्प्रेड हो गया लिम्फ में और ब्लड वेसल्स में और होल पार्ट ऑफ द बॉडी में। ओके, फिर हम क्या देखते हैं कि अब जो है मेटास्टेसिस हो गई है तो ट्यूमर जो है वो हमारा बेनाइन नहीं रहा, वो मेलिग्नेंट हो गया। हाउ डू नॉर्मल सेल्स बिकम कैंसरस। अब हम अगर देखें कि एक नॉर्मल सेल है वो कैंसर की तरफ किस तरह से जाता है। एक नॉर्मल सेल्स था, उसमें क्रोमोसोम्स थे, एक म्यूटेशन आई, एक छोटे से क्रोमोसोम में एक म्यूटेशन आई, ठीक है। फिर उसके बाद जो है एक और क्रोमोसोम में म्यूटेशन आ गई, दो म्यूटेशंस आ गई, फिर उसके बाद थर्ड म्यूटेशन आ गई, फिर फोर्थ म्यूटेशन आ गई। म्यूटेशन से म्यूटेशंस जो हैं आने की वजह से एक नॉर्मल सेल जो है मैलिग्नेंट सेल में कन्वर्ट हो जाता है। जितनी ज़्यादा म्यूटेशंस आएंगी उतना ज़्यादा वो इन्वेसिव बन जाएगा, दूसरे सेल्स और टिश्यूज़ को सराउंड करेगा। ओके, देन हम देखते हैं जो ऑन्कोजीन्स होती हैं, जो सोर्स होती हैं कैंसर का, वो उनका सोर्स क्या होता है। सोर्स क्या है कि म्यूटेशन है नॉर्मल जीन में, डीएनए का सीक्वेंस चेंज हो गया है, बेसिस चेंज हो गई हैं। जिस तरह हमारे पास अगर हम देखें कि ATGC और यहाँ पर TACCG था, ठीक है। और अगर हम देखें कि अगर एप्लीकेशन या कोई भी सेल डिवीज़न के प्रोसेस के बाद, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन के बाद, या फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर ए की जगह कोई और आ जाती है, लाइक AT आ जाता है, और यहाँ पे हमारे पास GC आ जाती है, ये GCCG। तो यहाँ पे TA की जगह अगर हमारे पास GC आ जाती है तो ये हमारे पास सीक्वेंस जो है इसका चेंज हो गया। तो इस चेंज होने की वजह से हमारे पास क्या है
कि म्यूटेशन आ गई है नॉर्मल जीन में और उसका सीक्वेंस जो है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब इसके रीज़न्स क्या होती हैं बेसिस चेंज होने की वजह से? एक यूवी लाइट होती है जिसके वजह से पैरामिडियन रिंग्स बन जाती हैं, एक्सरेज होती हैं, नेचुरल और सिंथेटिक केमिकल्स होते हैं, फिर वायरसेस होते हैं, कुछ वायरसेस लाइक फॉर एग्जांपल HPV और सर्विकल कैंसर कॉज करते हैं। देन हमने देखा था कि टीलोमेरेज में जो एक्सोमल चेंजेस हैं वो भी हमारे पास कैंसर सेल्स में होती हैं, जो कि लार्ज भी हो सकती हैं, स्मॉल भी हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये पार्ट है, अगर ये डिलीट हो जाए तो क्रोमोसोम जो है वो हमारा छोटा हो जाएगा, और अगर फॉर एग्जांपल होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं और इसका ये पार्ट भी इधर ट्रांसफ़र हो जाता है तो ये जो जीन है ये डुप्लीकेट हो जाती है। ठीक है, या और क्या हम देख सकते हैं कि क्या हो जाता है, हमारे पास इन्वर्जन हो गई है। ठीक है, इन्वर्जन मीन के सेगमेंट जो हैं एक दूसरे से ऑपोजिट चले गए हैं, एक का सेगमेंट दूसरे के पास और दूसरे का पहले वाले के पास आ गया। तो इन्वर्जन के केस में भी ये वाला इधर शिफ्ट हो गया और ये वाला इधर शिफ्ट हो गया, तो ये इन्वर्जन के केस में भी हो सकता है। फिर रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन क्या है हमारे पास, कि हमारे पास नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम अगर हों और इसका एक पार्ट इसको चला जाए और जो है वो हमारे पास ये वाला सारा जो है सेम रहे और इसके दो पार्ट इसके पास आ जाएं और ये जो है इतना पार्ट कट होके उसके पास चला जाए, तो ये हमारे पास रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन में आता है। फिर एक्सोमल ट्रांसलोकेशन कैन एक्टिवेट एन ऑन्कोजीन। तो ऐसी ट्रांसलोकेशंस जो एक्सोमल ऊपर हमने पढ़ी हैं, डुप्लीकेशन, इन्वर्जन, रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन, डिलीशन, इनकी वजह से ऑन्कोजीन जो है वो एक्टिव हो सकती है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास क्रोमोसोम 9 है। ठीक है, क्रोमोसोम 9 और ये क्रोमोसोम 22 है। रेसिप्रोकल अगर ट्रांसलोकेशन हो जाए, ये वाला पार्ट जो है क्रोमोसोम 22 पर आ जाए, तो ये क्रोमोसोम 22 जो है फिलडेल्फिया क्रोमोसोम इसको हम कहेंगे, और यहाँ पर जो है एक कैंसर कॉजिंग जीन ऑन्कोजीन जो है वो एक्टिवेट हो गई है। ये जो सिग्नल शो कर रही हैं इट मीन्स कि यहाँ पे कैंसर कॉजिंग जीन एक्टिवेट होकर जो कैंसर को प्रमोट करती है। ये वाला पार्ट जो है अगेन क्रोमोसोम 9 पे चला गया। So chromosomal translocation in bone marrow is associated with chronic myelogenous leukemia की रीज़न भी जो है क्रोमोसोमल ट्रांसलोकेशन है बोन मैरो में। फिर हमारे पास ये एक फिगर्स है, कैंसर इन यूनाइटेड स्टेट, ब्रेस्ट कैंसर, एस्ट्रोजन, एग्जाम्पल ऑफ नॉन और लाइकली कार्सिनोजन जो है वो हमारे पास ब्रेस्ट कैंसर के लिए जो कार्सिनोजन है वो एस्ट्रोजन है, और प्रोस्टेट के लिए टेस्टोस्टेरोन है, लंग के लिए सिगरेट स्मोक है, कोलन के लिए हाई डाइटरी फैट अगर ले रहे हैं, लिम्फोमास जो कैंसर हैं उनके लिए वायरसेस हैं, ब्लैडर के लिए सिगरेट स्मोक है, मेलानोमा, स्किन कैंसर जो है वो अल्ट्रा वायलेट लाइट से होता है, यूट्रस में कैंसर एस्ट्रोजन की वजह से होता है, और किडनी में सिगरेट स्मोक, ल्यूकेमियास के लिए एक्सरे, बेंजीन, पेनक्रियास, सिगरेट स्मोक, माउथ एंड थ्रोट में तंबाकू की वजह से, ओवरी में अगर लार्ज ओव्यूलेशन साइकिल्स हैं, फिर इसी तरह स्टमक में सिगरेट स्मोक और टेबल सॉल्ट की वजह से अगर ये भी हम एक्सेसिव अमाउंट में ले रहे हैं, ब्रेन में ट्रोमा और एक्सरेज की वजह से, और लिवर में अल्कोहल, हेपेटाइटिस वायरसेस और सर्विक्स में इसी तरह से। ये हमारे पास एस्टिमेटेड नंबर ऑफ़ केसेस भी हैं 2002 में कितने केसेस आए। देन हम आ जाते हैं दोबारा से अपने टॉपिक कैंसर की तरफ। कैंसर का एक मोस्ट कॉमन डिजीज़ है इन डेवलप वर्ल्ड। 1 in 4 डेथ्स जो है वो हमारे पास कैंसर की वजह से होती हैं, और 1 in 17 डेथ्स आर ड्यू टू लंग कैंसर। अकेला जो हमारे पास लंग कैंसर है वो अगर 17 डेथ्स हो रही हैं तो उसमें से एक जो डेथ है वो लंग कैंसर की वजह से। तो लंग कैंसर जो है वो बहुत ज़्यादा कॉमन मैन में है, जबकि ब्रेस्ट कैंसर जो है वो वुमेन में है। देयर ओवर 100 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंसर्स जो हैं आइडेंटिफाई हो चुके हैं। फिर डिवीजन ऑफ नॉर्मल सेल्स इज़ प्रिसाइजली कंट्रोल्ड। अगर हम नॉर्मल सेल्स के देखें तो प्रिसाइजली कंट्रोल होते हैं, और they are only formed for growth or to replace dead cells
जो अगर न्यू सेल बनते हैं तो वो डेड सेल्स को रिप्लेस करने के लिए बनते हैं, जबकि कैंसरस सेल्स में कोई डेड सेल को रिप्लेस करने के लिए बनता नहीं है, बल्कि रिपीटेडली कॉन्टीन्यूसली जो है वो कंट्रोल कोई भी नहीं होता और वो ग्रो करते रहते हैं और वो क्राउड आउट हो जाते हैं और उनके फंक्शन भी जो है अब नॉर्मल हो जाते हैं। और जो करेक्ट फंक्शनिंग कर रहे होते हैं ऑर्गन सेल्स, उनको भी ये डैमेज कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं। फिर आगे हम देखते हैं कि कौन सी ऐसी रीज़न्स हैं कैंसर की, कैंसर के कॉजेज़ क्या हैं। सो कॉजेज़ जो है म्यूटेशन की वजह से है। म्यूटेटेड जीन्स जो हैं वो कैंसर कॉज करते हैं, जिनको हम ओनको जीन्स कह रहे हैं, कैंसर कॉजिंग जीन। इट इज़ थॉट दैट सेवरल म्यूटेशन नीड टू अकर टू गिव राइज टू कैंसर। एक म्यूटेशन की वजह से सिर्फ कैंसर नहीं हो सकता, बल्कि मल्टीपल म्यूटेशन की वजह से होता है, और सेल्स जो है वो ओल्ड हो जाते हैं और नॉन फंक्शनिंग हो जाते हैं। नॉर्मली हमारे पास सेल्स क्या होते हैं, जो ओल्ड सेल्स हैं वो रिप्लेस हो जाते हैं न्यू वन सेल्स से, जबकि कैंसर सेल्स में जो है वो सेल्फ डिस्ट्रक्ट नहीं करते, खुद ब खुद डिस्ट्रॉय नहीं होते। इसमें हमारे पास जो है प्रोसेस नहीं होता डिस्ट्रक्शन का। फिर हमारे पास ये कॉन्टीन्यूसली डिवाइड करते रहते हैं और मिलियंस ऑफ सेल्स प्रोड्यूस कर देते हैं। अब हमारे पास कुछ टर्म्स हैं, एक म्यूटाजेन है, म्यूटाजेनिक है, कार्सिनोजेन, कार्सिनोजेनिक है, जो मेडिकल में यूज़ होते हैं। फैक्टर विच ब्रिंग अबाउट अ म्यूटेशन, जो ऐसी चीज़ जो म्यूटेशन कॉज करा रही है वो म्यूटाजेन है। लाइक अगर यूवी रेज़ की वजह से हमारे पास म्यूटेशन आ रही है तो यूवी रेज़ आर म्यूटाजेन। और म्यूटाजेन जो है वो म्यूटाजेनिक होता है। म्यूटाजेनिक इज़ द एबिलिटी टू कॉज म्यूटेशन, ठीक है। तो जो म्यूटाजेन होता है वो म्यूटाजेनिक होता है, म्यूटेशन कॉज करा सकता है। और एनी एजेंट दैट कॉज कैंसर, जो कैंसर कॉज कर सकता है वो कार्सिनोजेन होता है। लाइक सिगरेट स्मोक इज़ कार्सिनोजेन। और उसको अगर हम डिस्क्राइब करें, उसकी जो प्रॉपर्टी है ऑफ बीइंग कार्सिनोजेन इज़ टर्म एज कार्सिनोजेनिक। फिर हमारे पास आ जाता है कार्सिनोजेंस कौन कौन से होते हैं। आयनाइजिंग रेडिएशन, एक्सरेज, यूवी लाइट, केमिकल्स हो सकते हैं, सिगरेट से, वायरस इन्फेक्शन, पेपिलोमा वायरस जो है वो सर्विकल कैंसर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। फिर हमारे पास हेरिडिटरी प्रीडिस्पोजिशन आ जाती हैं। प्रीडिस्पोजिशन का मतलब है जो पहले से डिटर्मिन है हमारी जीन्स में, हमारी हेरिडिटरी में, ठीक है। सम फैमिलीज़ आर मोर ससेप्टेबल, कुछ फैमिलीज ज़्यादा ससेप्टेबल होते हैं कि उनको कैंसर होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। आप इनहेरिट नहीं करते कैंसर, बट इट्स जस्ट दैट यू मे बी मोर ससेप्टेबल, जो आप उसके रिस्क पे होते हो कि आपको ज़्यादा हो सकता है कैंसर। इनहेरिट नहीं, कैंसर जो है वो हेरिडिटरी डिजीज़ नहीं है। ओके, बेनाइन और मेलिग्नेंट जो हमने पहले देख लिया। बेनाइन जो है अपनी साइट पे रहेगा और दूसरों को सराउंड नहीं करेगा, जबकि मेलिग्नेंट जो है वो ओरिजिनल साइट से मूव कर जाएगा, जिसकी वजह से ये सेकेंडरी ट्यूमर बनाएगा। जो प्राइमरी साइट पे अगर यहाँ पे मौजूद है तो ये प्राइमरी ट्यूमर है जहाँ पे ये बना है, और अगर ये ट्रैवल करके कहीं और ऑर्गन में जाता है इट मीन्स कि ये सेकेंडरी है, ठीक है। तो मतलब जो हमारे पास मैलिग्नेंट होते हैं वो सेकेंडरी ट्यूमर बनाते हैं, और ये इंटरफेयर करते हैं विद नेबरिंग सेल और ब्लॉक कर देते हैं हमारे पास वेसल, गट, ग्लैंड्स, लंग्स को। और ये नेसेसरी क्यों होते हैं, वाई आर सेकेंडरी ट्यूमर्स सेकेंडरी क्यों होते हैं, ठीक है, सॉरी, ये सेकेंडरी क्यों होते हैं। और सो बैड बोथ टाइप्स ऑफ ट्यूमर कैन टायर द बॉडी आउट एज दे बोथ नीड अ ह्यूज अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स। अब ये ब्लड वेसल भी बनाते हैं, इनको बहुत ज़्यादा जो है फूड की ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है, क्योंकि इन्होंने बहुत ज़्यादा ग्रो करना होता है। इसकी वजह से ये बॉडी को जो है वो सारी उसके फूड और नरिशमेंट खुद ले लेंगे। अब डेवलपमेंट कैंसर की कैसे होती है कि विद इन एवरी न्यूक्लियस ऑफ एवरी वन ऑफ ह्यूमन बॉडी 30 ट्रिलियन सेल्स एग्जिस्ट। DNA, the substance that contain the information needed to make and control every cell within the body. So इस तरह से डेवलपमेंट होती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर डायग्रामेटिकली देख लें, DNA और नॉर्मल सेल का अगर हम देखें, piece of DNA is exact copy of DNA from which it came. When the parent cell divide to create two cells, this cell's DNA is also divided. जब सेल डिवाइड होता है तो उसका DNA भी डिवाइड हो जाता है दो आइडेंटिकल कॉपीज़ में ओरिजिनल DNA के। और अगर म्यूटेशन आ जाए हमारे DNA में, लाइक यहाँ पर म्यूटेशन आ गई है, तो here is the same section of DNA but from another cell. If you can imagine DNA is twisted ladder, then each rung of the ladder is pair of joined molecules जो हैं यहाँ पे ज्वाइन हुए हुए हैं, ठीक है।
pair of molecule. Within this section of DNA, one of the base pair is different from the original. DNA suffered a mutation. यहाँ पे mutation हो गई है, ठीक है, और either through miscopying हो गई है when its parents are divided, or through damaging effect, यहाँ कोई carcinogen की effect की वजह से हुआ, radiation की वजह से. अब जेनेटिकली आल्टर्ड किस तरह होते हैं सेल? फर्स्ट म्यूटेशन आ गई है, ठीक है, नॉर्मल सेल्स से, और ये ब्लड वेसल्स हैं. बॉडी सेल रेप्लिकेट थ्रू माइटोसिस के थ्रू उसने रेप्लिकेट करना है, और वो रिस्पॉन्ड करेंगे अपने सराउंडिंग सेल्स को रेप्लिकेट करेंगे टू रिप्लेस अदर सेल्स. समटाइम्स क्या होता है, जेनेटिक म्यूटेशन जो है कॉज करती है सेल को, इसके डिसेंडेंट्स को, कि वो रिप्रोड्यूस करे इवन दो रिप्लेसमेंट सेल्स आर नॉट नीडेड. अब जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से तब भी डिवीजन होगी जब हमें कोई डेड सेल्स को रिप्लेस नहीं करना, तब भी वो डिवाइड करेंगे विदाउट एनी पर्पस. और जो ऊपर हमने हाईलाइट किया था, एक म्यूटेशन आ गई थी जिसकी वजह से सेल जो था उसने रेप्लिकेट किया, जबकि नए जो टिश्यूज़ थे उसकी ज़रूरत नहीं थी उस वक्त. उसकी वजह से क्या होगा, हमारे पास फिर एक फर्स्ट से सेकंड म्यूटेशन आएगी जब वो ग्रो करेगा, ठीक है. और जेनेटिकली आल्टर सेल्स हैव ओवर टाइम रिप्रोड्यूस अनचेक्ड, जो है वो रिप्रोड्यूस होते रहेंगे, और जो है ना ये हेल्दी सेल्स को रिप्लेस करते रहेंगे. अब जब मिलियंस ऑफ डिवीज़न हो जाएंगी तो वो फर्दर म्यूटेट होते रहेंगे, और म्यूटेटेड जीन जो है वो एक आल्टर्ड अपीयरेंस, जो उनकी असल में शक्ल थी वो उससे डिफरेंट जो है वो ले लेंगे. एक थर्ड म्यूटेशन आ गई. अब देख लेंगे सेल की जो शेप है वो चेंज हो रही है आहिस्ता आहिस्ता. अब सारी म्यूटेशन जो है वो कैंसर नहीं कॉज करती. कैंसर सेल रिजल्ट इन रिप्रोड्यूसिंग एट अ फास्टर रेट और मोर अनकंट्रोल, बहुत ज़्यादा तेज़ी से और अनकंट्रोल वे में ग्रो करेंगे. कोई उनकी सेल्फ डिस्ट्रक्शन नहीं होगी, और कोई सर्वेलेंस मैकेनिज़्म भी डेट लुक फॉर डैमेज और फॉर प्रॉब्लम वो भी उन पर नहीं वर्क करेगा. इफ़ सच प्रॉब्लम्स आर फाउंड दिस सेल डिस्ट्रॉय इटसेल्फ ओवर टाइम एंड आफ्टर मैनी सेल डिवीजन. थर्ड म्यूटेशन जिस तरह ऊपर मैंने आपको कहा है कि अराइज हो जाएगी और वो ट्यूमर ग्रो करेगा. फिर इसी तरह हमारे पास फोर्थ म्यूटेशन आ जाएगी, द न्यू टाइप्स ऑफ सेल. अब जो नए सेल बने थे वो पर्पलिश से कलर में थे वो ग्रो करने लग जाएंगे, और वो नई म्यूटेशन और काज करने के चांसेस ले आएंगे, जिसकी वजह से एग्रेसिवनेस आ जाएगी, एग्रेसिव हो जाएगा कैंसर. ट्यूमर जो है वो वही चाह रहा है शुरू वाला. अब ब्रेकिंग थ्रू मेम्ब्रेन, जब बहुत ज़्यादा इन्वेसिव हो जाएंगे तो वो हमारे पास क्या करेंगे, पुश करेंगे थ्रू दी एपिथेलियल टिश्यू. एपिथेलियल टिश्यू को पुश करेंगे बेसमेंट मेम्ब्रेन में, जिसमें प्रोटीन है डेट नॉर्मली क्रिएट अ बैरियर, और जो इन्वेसिव सेल है ट्यूमर में वो नहीं वहाँ पे रहेंगे, उस जगह पे नहीं रह सकेंगे बल्कि वहाँ से निकल जाएंगे. अब इस पॉइंट पे कैंसर इज स्टिल टू स्मॉल, हालांकि इतनी म्यूटेशन हो गई हैं फिर भी जो है उसको डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल है. देन हमारे पास एंजियोजेनेसिस का प्रोसेस आ जाएगा. जब वो वहाँ पे नहीं रह पाएगा तो वो ब्लड वेसल्स को अपने ग्रोथ होगी वहाँ पे, जिस प्रोसेस का हम क्या कहते हैं, एंजियोजेनेसिस का प्रोसेस है, जिसमें ब्लड वेसल का एक नेटवर्क बन जाएगा. अब विदाउट ब्लड एंड न्यूट्रिएंट इट कैरी अ ट्यूमर वुड बी अनेबल टू ग्रो कॉन्टिन्यूसली. अगर वो ब्लड नहीं है उसके पास तो वो ग्रो नहीं कर पाएगा. विद द न्यू ब्लड सप्लाई हाउएवर द ग्रोथ ऑफ ट्यूमर एक्सेलरेट, और मिलियंस ऑफ ब्लड बन जाएंगे और एक लंप वो बना देंगे, स्मॉल ग्रेप. अब इस सारे प्रोसेस के बाद एक स्मॉल ग्रेप, जो जितनी शेप होती है ग्रेप की उतनी शेप का ट्यूमर बनेगा, और यहाँ से फिर वो इन्वेड करेगा दूसरे टिश्यूज़ को, और एक नेटवर्क ब्लड वेसल्स का बन जाएगा, और वहाँ से वो स्प्रेड होना शुरू हो जाएगा. ओके और ये कैन सेंड आउट अ मिलियन ट्यूमर इनटू द ब्लड वेसल. एक डे में मिलियन ट्यूमर जो है फिर ये सेंड कर सकते हैं, जब ये इतनी एक ग्रेप की शक्ल का बन जाएगा. फिर इस प्रोसेस को, जिसमें ट्यूमर सेल्स आगे स्प्रेड होना शुरू हो जाएंगे, उसको मेटास्टेसिस कहते हैं. मोर लीथल हो जाते हैं, ठीक है, और ये सेकेंडरी ट्यूमर बनाते हैं. एक ट्यूमर दूसरे ट्यूमर्स पे जाके फिर सेकेंडरी ट्यूमर बनाएंगे, ठीक है, दूसरी जगह पे, जिस तरह के यहाँ पे ये फैल रहे हैं, ठीक है, स्प्रेड हो रहे हैं, डिफरेंट ट्यूमर्स बना लिए इसने. सेकेंडरी ट्यूमर बनाने के लिए ट्यूमर नीड टू लीव द वेसल सिस्टम. वेसल सिस्टम को छोड़ेगा और वो टिश्यूज़ को इन्वेड करेगा, और वो अटैच करेगा वेसल्स की वॉल के साथ. और फिर क्या होगा,
perhaps less than 1 in 10,000 tumor cells will survive long enough to establish a new tumor site and can escape and initiate new colonies. नई colonies बना लेंगे कैंसर के. ये कुछ फैक्ट्स हैं कैंसर के बारे में कि 2006 में इतने जो है अमेरिकन डाइड हो गए थे कैंसर की वजह से. 1.4 न्यू केसेस डायग्नोस हुए थे और 1 of 3 जो है वो अल्टर्ड ऑफ कैंसर आर रिलेटेड टू पुअर न्यूट्रिशन. अगर अच्छी नहीं है, फिजिकल इनएक्टिविटी है, ओबेसिटी है और प्रिवेंटेबल कॉजेस. अब आगे हम देखते हैं कैंसर के लार्ज ग्रुप ऑफ डिजीज़ हैं, ठीक है. अनकंट्रोल ग्रोथ होती है. वही नियोप्लाज्म क्या होता है, एक टर्म जिसमें न्यू ग्रोथ ऑफ टिश्यू हो और डेट सर्व नो फिजियोलॉजिकल फंक्शन, और उसका कोई फिजियोलॉजिकल फंक्शन हो. ट्यूमर क्या है, हमारे पास क्लम्पिंग ऑफ नियोप्लाज्मिक सेल्स हैं. नियोप्लाज्मिक सेल के पहले फिजियोलॉजिकल फंक्शन नहीं है, बस ग्रोथ हुई है टिश्यू की. और ट्यूमर जब उसकी क्लम्पिंग हो जाएगी उन नियोप्लाज्मिक सेल्स की तो उसको हम ट्यूमर कहेंगे. और कैंसरस जब वो मैलिग्नेंट हो जाएगा, अपनी जगह पे नहीं रहेगा, तो वो मैलिग्नेंट हो जाएगा. बिनाइन जो वो नॉन कैंसरस है अगर वो अपनी जगह पर है. और बायोप्सी जो है माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन है सेल की. और मेटास्टेसिस की वजह से मैलिग्नेंट ट्यूमर जो है वो इनक्लोज हो जाते हैं प्रोटेक्टिव कैप्सूल में और उनकी एबिलिटी हो जाती है कि वो दूसरे ऑर्गन में ट्रांसफ़र हो सकें. और जो म्यूटेंट सेल्स होते हैं, डिस्ट्रप्शन ऑफ आरएनए एंड डीएनए विद इन नॉर्मल सेल जो हैं उनकी वजह से प्रोड्यूस होते हैं जब हमारे पास डीएनए का जो जेनेटिक मेकअप है चेंज हो जाता है, जिसमें आरएनए और डीएनए की डिस्ट्रप्शन की वजह से होता है. डिस्पैरिटीज़ क्या है कैंसर रेट्स में. अमेरिकन्स हैव हाईएस्ट डेथ रेट फ्रॉम कैंसर और जो गैप कैंसर मोर्टेलिटी रेट इज़ ग्रेटर इन 1975. अफ्रीकन अमेरिकन्स विद सर्टेन कैंसर्स आर मोर लाइकली टू गो अनस्टेज एंड लेस लाइकली टू रिसीव ट्रीटमेंट. एंड देन मैन फ्रॉम पुअर सेंसेस countries have a 22% higher rate from prostate cancer than their affluent country comparison groups. अब कुछ फैक्टर्स हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं. स्मोकिंग है, अनबैलेंस डाइट है, हार्मोन्स है, क्रॉनिक इन्फेक्शन है. सबसे ज़्यादा जो है वो इसमें अनबैलेंस डाइट कंट्रीब्यूट कर रहा है एंड देन स्मोकिंग कर रहा है. फिर रिस्क फॉर कैंसर है, लाइफ टाइम रिस्क है, रिलेटिव रिस्क है, प्रोबेबिलिटी डेट एंड इंडिविजुअल ओवर द कोर्स ऑफ लाइफ टाइम विल डेवलप. अगर वो अपनी ज़िंदगी में कोई भी कैंसर के उसके चांसेस हैं तो हम कहेंगे लाइफ टाइम रिस्क है इसको. रिलेटिव रिस्क है कि मेजर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन रिस्क फैक्टर एंड पर्टिकुलर कैंसर के साथ उसके रिस्क फैक्टर को देखें तो रिलेटिव अगर हम करके देखें तो वो रिलेटिव रिस्क है. और स्मोकिंग 30% ऑफ ऑल कैंसर दैट जो है वो स्मोकिंग की, और 87% जो है ये लंग कैंसर का जो है रीज़न बनता है. और ओबेसिटी 50% हायर रिस्क है और 40% हायर रिस्क इसका कोलन कैंसर का, 50% ब्रेस्ट कैंसर का. अगेन ये कुछ फैक्टर्स हैं डेट डिक्रीज़ रिस्क और ये कुछ फैक्टर हैं जो इंक्रीज़ करते हैं. इंक्रीज़ का तो देख लिया. डिक्रीज़ क्या है, हमारे पास फिज़िकल एक्टिविटी अगर 4 आवर्स के लिए हम करें रेगुलर फिज़िकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हों, 5 सर्विंग्स ऑफ फ्रूट्स वेजिटेबल खाएँ एंड गेन दिस मच और वेट ना इतना गेन करें. कुछ बायोलॉजिकल फैक्टर्स भी हैं. सम कैंसर सच एज ब्रेस्ट, स्टमक, प्रोस्टेट, लंग अपीयर टू रन इन फैमिलीज. और हॉकिंग्स डिजीज़ एंड सर्टेन ल्यूकेमियाज जो है इनके भी इसी तरह के सिमिलर पैटर्न्स हैं. और यूनिवर्सिटी ऑफ उता रिसर्च ने भी सजेस्ट किया था दैट डीन फ्रॉम फॉर ब्रेस्ट कैंसर एग्जिस्ट. अ रेयर फॉर्म ऑफ आई कैंसर अपीयर टू बी ट्रांसमिटेड जेनेटिकली. जो है आई कैंसर है वो भी मदर से चाइल्ड में ट्रांसफ़र होता है. रिप्रोडक्टिव एंड हार्मोनल रिस्क कैंसर के क्या हैं कि हमारे पास ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स इंक्रीज वुमेंस चांसेस ऑफ ब्रेस्ट कैंसर. और जो है लेट मेनार्च, अर्ली मेनोपॉज, ये भी कुछ रीजंस हैं कैंसर के. ओक्यूपेशनल और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी हैं. कुछ निकल, एस्बेस्टोस, रेडियोएक्टिव मटीरियल्स अगर इन सब के पास रहेंगे तो तब भी कैंसर होने के चांसेस हैं. फिर सोशल साइकोलॉजिकल स्ट्रेस की वजह से, स्लीप डिस्टर्बेंस की वजह से भी होता है. केमिकल्स इन फूड, अगर सोडियम नाइट्रेट या ज़्यादा यूज़ करें, ठीक है, वो कार्सिनोजन है. और पेस्टिसाइड और हर्बिसाइड के जो रेजिड्यूज रिमेन रह जाते हैं उनकी वजह से भी होता है. इसीलिए फ्रूट्स जो हमें धो के खाने चाहिए. फिर उसके बाद वायरल फैक्टर्स हैं. हर्ब्स रिलेटेड वायरसेस जो हैं इन्वॉल्व हो सकते हैं इसमें, ल्यूकेमिया वगैरह में. और एक और वायरस है जो एसोशिएट हो रहा है हमारे पास
मोनोन्यूक्लियोसिस के साथ जो कैंसर को कॉज कर रहा है, और HPV जो है वो हमारे पास जेनिटल सर्विकल कैंसर रिलेट करता है। फिर आगे हम देखते हैं, इसी तरह हेलिकोबैक्टर पाइलोरी जो है वो अल्सर्स कॉज करता है, जो स्टमक कैंसर की वजह बनता है। फिर मेडिकल फैक्टर्स कुछ आ जाते हैं। सम मेडिकल ट्रीटमेंट्स जो हैं वो भी इंक्रीज़ करते हैं कैंसर के चांसेस, लाइक डाइथाइल स्टिलबेस्ट्रॉल DES यूज इन 1940s to 1960 to control bleeding during pregnancy. The daughters of mother that used DES were found to have increased risk of cancer of their reproductive organs. फिर एस्ट्रोजन की सप्लीमेंटेशन की वजह से, कीमोथेरेपी की वजह से भी, और टाइप्स ऑफ कैंसर ये हमने पढ़े थे, कार्सिनोमास, सार्कोमास, लिम्फोमास और ल्यूकेमियाज हैं। कोलन और रेक्टल कैंसर की कुछ ये फिगर्स हैं। थर्ड मोस्ट कॉमन कैंसर है, इतने न्यू केसेस जो हैं 2006 में डायग्नोस हुए थे। 90% ऑफ कोलोरेक्टल कैंसर जो है वो प्रिवेंटेबल, इनकी ट्रीटमेंट रेडिएशन, सर्जरी, कीमोथेरेपी की वजह से हो सकती है। रिस्क फैक्टर के ओवर 50 ईयर्स ओल्ड ओबीज फैमिलीज जो हैं उनको कॉज हो सकता है। और अगेन प्रिवेंशन, रेगुलर एक्सरसाइज, डाइट हैवी इन फ्रूट्स, इनकी वजह से ये जो ऐसे फैक्टर हम अडॉप्ट करके इनको प्रिवेंट कर सकते हैं। फिर प्रोस्टेट कैंसर है, इतने न्यू केसेस 2006 में आए थे और ये अमेरिकन मैन में था, एक्सक्लूडिंग स्किन कैंसर। 1 in 3 जो है ये लाइफ टाइम में डायग्नोस हुए थे। और प्रोस्टेट क्या है, मस्कुलर वॉलनट साइज ग्लैंड है, दिस सराउंड्स पार्ट ऑफ यूरेथ्रा, और प्राइमरी फंक्शन इसका है कि सेमिनल फ्लूइड जो है सिक्रीट करता है। और सिम्टम नॉन स्पेसिफिक, वेप, इंटरप्टेड यूरिन फ्लो है। रिस्क फैक्टर्स देख लें, नेशनलिटी, रेस, एज की वजह से है। और विटामिन ई अगर हम ले लें और तो ये प्रिवेंट कर सकते हैं। स्किन कैंसर जो है वो स्किन सन एक्सपोजर की वजह से होता है। और मैलिग्नेंट मेलानोमा जो है डेडलीस्ट फॉर्म ऑफ स्किन कैंसर है। और सन जो है 3 टाइप्स की हार्मफुल रेज, UVA, UVB और UVC की वजह से होता है। और इसकी प्रिवेंशन जो है मॉइस्चराइज अगर हम करें स्किन को तो उससे प्रिवेंट हो जाएगा स्किन कैंसर। What to look for, ABCD rule. Asymmetry, half of mole does not look like the other half, border irregularity, edges are uneven, color pigmentation होती है, diameter greater than 6 mm होते हैं। फिर ये हमारे पास UVA जो है, ultraviolet A, these longer wavelengths penetrate deeply into skin, damaging the skin's collagen. They result in premature aging and help prime दी स्किन फॉर कैंसर। UVB जो है हमारे पास शॉर्ट वेवलेंथ्स होती हैं और बिलीव टू बी द प्राइमरी रेज कॉजिंग सन बर्न जिसकी वजह से होती है वो UVB होती है। और जो डैमेज करती है वो UVA या UVC जो है वो डेडली है प्लांट एनिमल के लिए। टेस्टिक्यूलर कैंसर जो है वो हमारे पास 8 to 50 यंग मैन में होता है, डायग्नोस हुआ था 2006 में। और 15 to 35 एजेस के दरमियान मैन में होता है। और रेगुलर टेस्टिकुलर सेल्फ एग्ज़ाम जो है इसमें इम्पोर्टेंट है। और इसकी वजह से ये कैंपेन भी चली थी, टू अवेयरनेस लिव स्ट्रॉन्ग कैंपेन। ओवरियन कैंसर का फिर आ जाता है, इतने जो इसके सिम्टम्स हैं, इनलार्जमेंट हो जाता है एब्डोमेन का, इतने केसेस डायग्नोस हुए थे 2006 में। और फिर हमारे पास रिस्क फैक्टर्स के फैमिली हिस्ट्री, एज, प्रिवेंशन जो है वेजिटेबल्स वगैरह से हो सकती है। फिर ये सर्विकल कैंसर का अगेन पैप टेस्ट जो है वो सेल्स सर्विकल रीजन से लिए जाते हैं। रिस्क फैक्टर इसका हमारे पास सिगरेट स्मोकिंग, एंडोमेट्रियल कैंसर, एज, एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेसिया की वजह से। फिर हमारे पास अदर कैंसर, पैनक्रियाटिक कैंसर आ जाता है और ल्यूकेमिया आ जाता है। कैंसर को डिटेक्ट करने के लिए हम जो है वो इम्पॉर्टेंट जो है वो MRI है, ठीक है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, और कैट स्कैन्स, कंप्यूटराइज्ड एक्सियल टोमोग्राफी स्कैन, और अल्ट्रासाउंड्स वगैरह भी हैं, रेगुलर चेकअप, सेल्फ एग्ज़ाम्स, ये सारे जो हैं इम्पोर्टेंट है। फिर रिमूव भी किया जा सकता है सराउंडिंग टिश्यू को सर्जरी के दौरान, कीमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, वैक्सीन्स, जीन थेरेपी, और अब स्टेम सेल रिसर्च भी चल रही है। So that is all. Hope you like our video. Don't forget to like, subscribe and share. Press the bell icon for our new updates. Stay tuned.